तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। इजराइल ने 5वीं बार बदला फिलिस्तीन का नक्शा, गाजा को 2 हिस्सों में बांटा गया। इसी बीच ये बड़ा अपडेट आ रहा है कि अभी हर घंटे गाजा में 42 बम दागे जा रहे हैं। जी हाँ, इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हागरी ने कहा है कि गाजा अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक को नाम दिया गया है उत्तरी गाजा और एक को नाम दिया गया है दक्षिणी गाजा। साथ ही में डेनियल ने आगे कहा कि उत्तरी गाजा में हम हमास का सफाया कर रहे हैं और दक्षिणी गाजा में घायलों की मदद कर रहे हैं। फिर डेनियल ने आगे कहा, लेकिन अगर हमें दक्षिणी गाजा में भी हमास का लड़ाका पाया गया तो उसे वहाँ भी मारा जाएगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जंग के 30 दिन पूरे होते होते इजरायली सेना ने गाजा के 2 टुकड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, महीने भर की इस जंग ने फिलिस्तीन के नक्शे के अलावा हमास की ताकत और मुस्लिम देशों की सियासत को भी बदल के रख दिया है। बाकी दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सन 1917 में फिलिस्तीन का नक्शा कुछ इस तरह का था। जो आपको हरा वाला एरिया दिख रहा है वो फिलिस्तीन है और जो छोटा छोटा नीला वाला एरिया है वो यहूदी समुदाय के कब्जे वाला है। यानी कि उस समय इजराइल बना हुआ नहीं था, लेकिन फिर समय बीता और 1948 में फिलिस्तीन का नक्शा कुछ इस तरह का हो गया। अभी भी नीला वाला हिस्सा इजराइल का है और हरा वाला हिस्सा फिलिस्तीन का है। समय थोड़ा और बीतने के बाद 1993 में फिलिस्तीन का जो बड़ा वाला एरिया है, जो कि आपको इस मैप में देखने को मिल रहा है, उसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। लेकिन 1993 में इसका भी नक्शा बदल गया। वेस्ट बैंक में भी 60% हिस्सों पर इजराइल का शासन हो गया और अब 2023 में जो गाजा वाला एरिया था, जिसको अभी से 1 महीने पहले फिलिस्तीन का हिस्सा माना जा रहा था, अब वो भी बदल गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में, अब एक हिस्से को नॉर्थ गाजा और दूसरे को साउथ गाजा बना दिया गया है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, नक्शे के बदलने के पीछे कई तरह की कहानियां, कई तरह की जंगे हैं। हो सकेगा तो हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर नक्शा क्यों बदला, हमेशा की तरह बताएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों फिलहाल कुल मिलाकर ये ताज़ा खबर है कि गाजा पट्टी 2 हिस्सों में बंट चुका है और उत्तरी गाजा में भयंकर बमबारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ से अक्सर लोगों को दक्षिणी गाजा में भेज दिया गया है। इसी की वजह से यहाँ पर भयंकर बमबारी जारी है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ताज़ा अपडेट के मुताबिक अभी हर घंटे 42 बम दागे जा रहे हैं। साथ ही में ये भी बताया गया है इजरायली सेना के प्रवक्ता की ओर से कि दक्षिणी गाजा में जो भी फिलिस्तीनी घायल हैं, उनकी मदद भी की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में परमाणु पनडुब्बी भेजी है। जी हाँ, इजराइल हमास जंग के 31वें दिन यानी कि अभी हाल ही में बीते रोज गाजा 2 हिस्सों में बंट गया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। हालांकि इसी दौरान अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी कमांड परमाणु पनडुब्बी भेजी है। दोस्तों शायद आपको पता होगा, पनडुब्बी जिसको सबमरीन भी कहा जाता है, तो ये पानी के नीचे चलने वाला वाहन होता है। तो फिलहाल इस समय अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जो एक पनडुब्बी भेजी है, इसमें परमाणु हथियार लगे हुए हैं। हालांकि अमेरिकी सेना ने ये साफ नहीं किया है कि परमाणु हथियार वाली सबमरीन कहाँ पे तैनात की गई है और आखिर इस समय क्यों तैनात की गई है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक और बयान आया है। बताया गया है कि अभी हाल ही में बीते रविवार को वो अपने देश के सैनिकों से मिले। इसी बीच उन्होंने कहा कि वो गाजा पर बमबारी तब तक नहीं रोकेंगे जब तक अब ये जंग जीत नहीं जाते। इसी बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है, इजरायली आर्मी ऑपरेशन अरेस्ट चला रही है, यानी कि गिरफ्तार करने वाला ऑपरेशन। बताया गया इस ऑपरेशन के तहत अब तक 1800 से ज्यादा लोगों को उठाया जा चुका है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ फिलिस्तीन के गाजा में बमबारी जारी है, जमीनी ऑपरेशन जारी है, इसी बीच फिलिस्तीन का जो एरिया है वेस्ट बैंक वाला, वहाँ पे इजरायली आर्मी ऑपरेशन गिरफ्तारी चला रही है। आसान शब्दों में कहें तो इजराइल की सेना को जिस किसी पर भी थोड़ा सा भी किसी बात का शक हो रहा है कि कोई व्यक्ति उनके खिलाफ किसी काम में लिप्त है, शामिल है, तो उनको उठा लिया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। हमने आपको ये खबर बीते रोज बताई थी और साथ ही में इसको कंडेम भी किया था कि जब इजराइल अपने आप को लोकतंत्र कहता है, कानून वाला देश कहता है, तो लोकतंत्र वाले देश आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं, उनको कोर्ट में पेश करते हैं और जो देश का संविधान होता है, कानून होता है, उसके हिसाब से सजा सुनाई जाती है। तो ये थे कुछ बड़े अपडेट हमास और इजराइल के जंग को लेकर, जिसमें एक सबसे बड़ा अपडेट यही था कि अब गाजा 2 हिस्सों में बंट चुका है। फिलिस्तीन का नक्शा एक बार फिर से बदल गया है। देखिए अगली खबर, व्हाट्सएप, अमेजन जैसी कंपनियों से जियो एयरटेल है नाराज, सरकार से की गई है शिकायत, 3000 करोड़ का नुकसान हो सकता है, ऐसा आरोप लगाया गया है। जी हाँ, देश की 2 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल इन दिनों व्हाट्सएप, टेलीग्राम, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन से नाराज चल रही है। इसे लेकर जियो और एयरटेल ने फिनटेक कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनका तर्क है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अमेजन जैसी विदेशी कंपनियां घरेलू टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और साथ ही में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब जाहिर बात है, इतना जानने के
बाद भी पूरा मामला समझ में नहीं आया होगा, तो आसान शब्दों में पूरा मामला समझाएं तो CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक फिनटेक कंपनियां जैसे कि अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट OTP भेजने के लिए यानी कि वन टाइम पासवर्ड भेजने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी कंपनियों का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे में सीधे तौर पर जियो और एयरटेल को बाईपास किया जा रहा है। इसी की वजह से जियो और एयरटेल का कहना है कि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। साथ ही इसकी वजह से सरकार को 3000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें, अक्सर देखा जाता है कि फोन वेरिफिकेशंस के लिए मोबाइल मैसेज का सहारा लिया जाता है, यानी कि जो टेक्स्ट मैसेज आता है मैसेज बॉक्स में। लेकिन अब कई मामलों में टेलीकॉम कंपनियों को नजरअंदाज किया जा रहा है और जो OTP है वो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भेज दिया जा रहा है। इसी की वजह से जो जियो कंपनी है और जो एयरटेल कंपनी है उनको नुकसान हो रहा है। इस बारे में जियो और एयरटेल का कहना है कि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। साथ ही ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम से किसी को OTP के नाम पर मैसेज भेजकर गुमराह किया जा सकता है, जो फ्रॉड की वजह बन सकता है। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर टेलीकॉम लाइसेंसिंग नियम लागू नहीं होते हैं, यानी कि जो नियम एयरटेल के लिए हैं, जियो के लिए हैं या टेलीकॉम कंपनियों के लिए हैं, तो ऐसे नियम व्हाट्सएप या टेलीग्राम के लिए है ही नहीं। बाकी दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि OTP को व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पे भेजना कंपनियों द्वारा क्या ये सेफ होगा या आने वाले दिनों में इससे खतरा हो सकता है। देखिए अगली खबर, PPF अकाउंट में निवेश करना आपको बना सकता है करोड़पति। अभी इसमें मिल रहा है 7.1% का ब्याज। जी हाँ, अगर आप बच्चों की पढ़ाई, शादी या और किसी काम के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं तो आप PPF स्कीम यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत 7.1% का सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आप PPF अकाउंट केवल 500 रुपए में खुलवा सकते हैं। बताया गया PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। आप चाहे तो मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप इसे 5-5 साल करके बढ़ा सकते हैं। वहीं रही ये बात कि जो आप पैसा जमा करेंगे तो क्या वो 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा, तो 15 साल के लिए लॉक नहीं होगा। आप 5 साल के बाद अपने पैसे निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप 15 साल बाद निकालेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आप बीच में पैसा निकालना चाहते हैं तो 5 साल के बाद आप निकाल पाएंगे। हालांकि 15 साल पहले पैसा निकालने पर आपके फंड से 1% की कटौती की जाएगी, जो आपका फायदा हुआ होगा उसमें से। देखिए अगली खबर, देश की राजधानी दिल्ली बना दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर। कई जगहों पे AQI लेवल 700 दर्ज किया गया है। हालांकि AQI लेवल 300 से ऊपर जैसे ही जाता है तो ये बेहद ही खतरनाक माना जाता है। लेकिन दिल्ली में कई जगहों पे AQI लेवल 700 पहुंच गया है। अब इस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं तो उनके लिए खतरे की घंटी शुरू हो गई है। इसी की वजह से 5वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जी हाँ, दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर बन गया है। IQ एयर के रियल टाइम डेटा के मुताबिक बीते रविवार सुबह 11:45 पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 701 दर्ज किया गया। वहीं वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल हैं। इनमें टॉप पर है दिल्ली, जबकि कोलकाता तीसरे नंबर पर है और मुंबई 5वें नंबर पर है। आसान शब्दों में कहें तो इस पूरी दुनिया में जितने भी शहर हैं तो अभी इस समय सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर दिल्ली है। वहीं पूरी दुनिया में जो टॉप 10 ऐसे शहर हैं, जो 10 ऐसे शहर हैं जहाँ पे पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, तो इन 10 की लिस्ट में 3 अपने ही देश के हैं। एक तो दिल्ली ही है, दूसरा है कोलकाता जो कि तीसरे नंबर पर है और 5वें नंबर पर है मुंबई। इसी बीच डॉक्टर्स ने लोगों को सलाह दी है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं। साथ ही में जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उनको सावधानी बरतनी होगी, या जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको सावधानी बरतनी होगी। बताया गया पोल्यूशन की वजह से स्किन और दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा है। इसी की वजह से जितना हो सके बच्चों को घर में रखने की कोशिश करें। देखिए अगली खबर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कांग्रेस नहीं चाहती कि राम मंदिर बने। साथ बोले होगी राम राज्य की शुरुआत। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ बीते रविवार को बस्तर दौरे पे पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने सुकमा में जनसभा को संबोधित किया। इसी बीच उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के साथ ही देश में राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या में राम मंदिर बने। देखिए अगली खबर के इंदौर में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 10 साल पहले 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में होती थी भारत की गिनती, लेकिन अब विकासशील देशों में अपना भारत है शामिल। केवल 10 साल में ये बड़ा बदलाव आया है पीयूष गोयल के मुताबिक। इस पर आपका क्या कहना है? क्या सच में 10 साल में ऐसा बड़ा बदलाव आया है? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखना ना भूलें। देखिए अगली खबर के महुआ मोइत्रा बोली एथिक्स कमेटी के चेयरमैन बेहुदा और बेशर्म है। मेरे जूते गिनने के बजाय अडानी पर 13,000 करोड़ के कोयला घोटाले में FIR करें। देखिए अगली खबर, महादेव बेटिंग ऐप पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन। वहीं 22 बेटिंग एप्लीकेशन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार ने कहा ये छत्तीसगढ़ सरकार भी कर सकती थी। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार ने महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यानी कि बैन कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्नाप्रिस्टो प्रो समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। आसान शब्दों में कहें तो महादेव सट्टेबाजी वाले ऐप को मिलाकर कुल ऐसे 22 ऐपों को बैन किया गया है जिन पर जुआ खेला जाता है। अब चाहे वो गेम के रूप में हो या किसी और रूप में हो, जाहिर बात है ऐसे ऐप के जरिए लोगों को ललचाया जाता है कि आप थोड़े से पैसे लगाकर बहुत पैसे कमा लेंगे। ऐसे में लोग इन ऐप को डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे खेलना चालू करते हैं और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, क्योंकि है तो ये जुआ ही, बस जुआ डिजिटल फॉर्म में आ गया है। बाकी जैसा कि आप जानते होंगे जुआ का रूल है, अगर कोई जीत रहा है तो कोई हार भी रहा होगा। देखिए अगली खबर कि केरल ब्लास्ट मामले में 54 FIR दर्ज हुई है। वहीं पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करने वाले अकाउंट्स की पहचान की है और उन अकाउंट्स की फेसबुक और व्हाट्सएप से डिटेल मांगी गई है। जी हाँ, केरल के एर्नाकुलम में बीते 29 अक्टूबर को ईसाई प्रार्थना सभा में हुए विस्फोट यानी कि धमाके वाले मामले में पुलिस ने 54 केस दर्ज किए हैं। सबसे ज्यादा मामले मलप्पुरम जिले में दर्ज किए गए हैं। आइए दोस्तों, अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 6 नवंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान केरल में, तटीय कर्नाटक में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, रायलसीमा में, लक्षद्वीप में और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा के दक्षिणी तट पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।